प्रताप किसी जरूरी काम से गांव आया हुआ होता है और काफी दूर चलते चलते उसे बहुत जोर से प्यास लगने लगती है। इसीलिए वो एक हैंडपंप के पास जाता है कि तभी वहां एक काजल नाम की सुंदर सी लड़की आती है और काजल कहती है, अरे काका, ये नल खराब है, इसलिए इसमें पानी नहीं आएगा। अच्छा बिटिया, इस गांव में कोई दूसरा नल है क्या? वो मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे काका, दूसरा नल ढूंढने की क्या जरूरत है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरा घर बस यहीं की 2 मिनट की दूरी पर है। अरे नहीं बेटा, तुम मुझे ये बता दो कि नल कहाँ है, मैं वहीं से पानी भर लूंगा। क्योंकि ऐसे किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता मुझे। अरे काका, अभी तो आपने मुझे बिटिया कहा, फिर क्यों इतना सोच रहे हैं? और दूसरी बात, इस गांव में नल खराब हो चुका है, जिस वजह से हम किसी दूसरे गांव से पानी भरकर लाते हैं। इसीलिए आप मेरे घर चलिए और पानी पीकर निकल जाना। अच्छा, तुम इतना कह रही हो तो ठीक है। तो चलते हैं तुम्हारे घर। काजल प्रताप को अपने घर ले जाती है और उसे पानी पीने के लिए देती है। थोड़ी देर बाद प्रताप वहां से अपने गांव वाले घर जाता है, जहां प्रताप की बूढ़ी माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, अरे बेटा, तू आ गया। हाँ माँ। अच्छा, ये बताओ, तुमने अर्जुन के लिए जो लड़की देखी थी, उसे हम कब देखने जा रहे हैं? अरे बेटा, क्या बताऊं मैं तुझे। अरे उस लड़की के दादाजी गुजर गए, इसलिए वो 1 साल तक शादी की कोई बातचीत नहीं करेंगे। ओहो माँ, मुझे इस साल अर्जुन की शादी कर ही देनी है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे अर्जुन की बहू मेरी पसंद की हो, संस्कारों से भरी हुई, और उसका मासूमियत वाला चेहरा हो, और उसके मन में सिर्फ प्यार और मान सम्मान भरा हो दूसरों के लिए। हाँ, तो कोई बात नहीं बेटा, हम अर्जुन के लिए कोई दूसरी लड़की देख लेंगे, और जैसी बहू तुझे चाहिए वैसी तो तुझे गांव में मिल ही जाएगी। ये सुनकर प्रताप बहुत खुश होता है और प्रताप अपनी माँ से काजल के बारे में बात करता है। उसे काजल अपने बेटे अर्जुन के लिए बहुत पसंद थी, इसीलिए प्रताप अपनी मर्जी से काजल के माता पिता से मिलकर अपने बेटे अर्जुन का काजल के साथ रिश्ता पक्का कर देता है। और कुछ ही महीने बाद काजल और अर्जुन की शादी हो जाती है। शादी के बाद काजल गांव से शहर अपनी ससुराल आ जाती है, और ससुराल आते ही काजल अपनी सास बबीता और जेठानी प्रिया का व्यवहार देखकर मन ही मन सोचती है, हे भगवान, कैसा अजीब सा व्यवहार है इनका, और क्या सा पहनावा है। मेरी सास और जेठानी ने कुछ भी डाला हुआ है। अरे आज के दिन कौन ऐसे छोटे कपड़े पहनता है। काजल, अपने सीधे पैर से इस कलश को गिराओ और अपने शुभ कदम से हमारे घर को खुशियों से भर दो। अगले दिन काजल की मुंह दिखाई थी, इसलिए पूरे घर को अच्छे से सजाया जाता है। काजल एक सोफे पर दुल्हन की तरह लंबा चौड़ा घूंघट किए बैठी थी। तभी वहां पर काजल की सास बबीता और जेठानी प्रिया आती हैं। वो दोनों ही काजल से घूंघट हटाने को कहती है। काजल, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है तो इतना बड़ा घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग गांव के गवार नहीं हैं जो तुमको घूंघट में रहने के लिए बोलेंगे। लेकिन माँ जी, घूंघट करने से कोई गवार नहीं होता, और मुझे मेरे माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं, मैं उसी हिसाब से यहाँ रहूंगी। देखो, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि हम सब गवार हैं जो तुम्हारे इस 52 गज के घूंघट को देखकर तुमसे इम्प्रेस हो जाएंगे? तो तुम ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, समझी? इसलिए चुपचाप से ये घूंघट का ड्रामा बंद करो। काजल अपनी सास और जेठानी को घूंघट हटाने से मना कर देती है, जिससे सास और जेठानी दोनों घर आए मेहमानों को देखकर थोड़ी सी हिचकिचाहट लेकर मुस्कुराने लगती है। लेकिन तभी पड़ोस की औरतें आपस में बात करते हुए कहती हैं, ओह माय गॉड, ये बबीता अपनी दोनों बहुओं के साथ बहुत भेदभाव करती है, तभी तो छोटी बहू ने इतना बड़ा घूंघट रखा है। अरे जब प्रिया बहू की मुंह दिखाई थी, तब तो प्रिया बहू ने घूंघट नहीं किया था, फिर छोटी बहू के साथ इतना भेदभाव क्यों? हाँ बहन, ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही। और दूसरी बात ये है कि हम सब एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ हर कोई मॉडर्न ख्यालातों वाला है, और किसी को भी बहू के घूंघट से कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर इतना बड़ा घूंघट करवाने की क्या जरूरत है? लोगों के खुसर-पुसर सुनकर सास को गुस्सा आता है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहती। लोगों के जाते ही सास काजल पर गुस्सा करते हुए कहती है, करवा ली तुमने मेरी बेइज्जती। अरे लोगों को लगता है कि मैं जबरदस्ती तुमसे घूंघट करवाती हूँ या तुझे पर्दे में रखती हूँ। अरे मम्मी जी, ये तो गांव की गवार है,
इसका दिमाग टीवी सीरियल वाली नेगेटिव बहुओं की तरह ही काम करेगा ना? कैसे हमें सबकी नजरों में गिराना है? अपनी सासू जेठानी का ऐसा रूप देखकर काजल बहुत दुखी होती है और वो आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। इसी तरह से एक दिन सभी लोग अच्छे से रेडी होकर पार्टी में जा रहे थे। तभी प्रताप कहता है, अरे हम सब रेडी है पर काजल बहू दिखाई नहीं दे रही। देखो, आपको अगर पार्टी में अपनी बेइज्जती करवाने का शौक हो तो ही काजल को अपने साथ पार्टी में ले जाना, क्योंकि जब से वो यहाँ आई है तब से हमारी हर दिन अपने घूंघट को लेकर बेइज्जती ही करवाती रहती है। अरे अपना मुंह बंद करो, तुम्हें तो कपड़े पहनने का तरीका है नहीं। कम से कम काजल बहू को तो अपनी मर्जी से रहने दो। इतनी उम्र होने के बावजूद ऐसे आधे अधूरे कपड़े पहनती हो तुम। अरे इंसान कपड़ों से मॉडर्न नहीं होता, अपनी सोच से होता है। प्रताप की जिद करने पर काजल भी रेडी हो जाती है और वो अपना घूंघट किए पार्टी में जाती है, जहाँ हर कोई काजल का घूंघट देखकर उसका मजाक बनाने लग जाता है। ओह माय गॉड, ये कैसा नमूना है भाई? अरे इतना बड़ा घूंघट, वो भी पार्टी में। ओह गॉड, इसे देखकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। अरे वही तो यार, ये कैसी कार्टून आ गई है यहाँ। अरे लगता है बेचारी गांव जाने की जगह पार्टी में चली आई गलती से। हाँ कुछ भी कहो, देखने में बहुत फनी लग रही है, क्योंकि पूरी पार्टी में सबसे अतरंगी यही लग रही है। ये सब देखकर काजल के ससुराल वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सभी तुरंत पार्टी से घर चले जाते हैं। और घर आते ही अर्जुन गुस्से में काजल से कहता है, अरे मिल गई तुम्हारे दिल को तसल्ली। अरे यही चाहती थी ना तुम कि कैसे हम सबकी इंसल्ट करवानी है। अरे यहाँ तुमको किसी भी चीज को लेकर कोई रोक टोक नहीं है, फिर क्यों ऐसा हुलिया बनाकर रखती हो तुम? देखिए, कम से कम आप तो मुझे समझिए। आखिर मेरी गलती क्या है? मैं एक छोटे से गांव से हूँ और हमारे गांव में और पूरे खानदान में सारी औरतें ने घूंघट किया है, इसलिए मैं भी उस परंपरा को निभा रही हूँ। इसमें बुराई क्या है? बुराई तुम्हारे में नहीं बल्कि मेरी किस्मत में है, जो मेरी शादी तुमसे हो गई। अर्जुन के मुंह से ये सुनकर काजल को बहुत दुख पहुंचता है और वो सबके सामने रोने लगती है। तभी वहां पर काजल के ससुर प्रताप आ जाते हैं और प्रताप सबके सामने काजल को समझाते हुए कहते हैं, किसी को नीचा दिखाना और किसी में कमी निकालना बहुत आसान है, पर किसी को समझना और उसे समझाना बहुत मुश्किल है। इस घर में हर किसी को काजल बहू के घूंघट से परेशानी थी, पर किसी ने उसे अच्छे से समझाने की कोशिश नहीं की। हमें हमेशा समय के साथ बदलना होता है। जहाँ ज़रूरतें हो वहाँ हमें घूंघट भी करना पड़ता है, और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ समय के साथ थोड़ा सा बदलना ही पड़ता है। हाँ हाँ, देख ही लेती हूँ कि आपका समझाया हुआ इस गवार बहू को समझ में आता है या नहीं। अपना मुंह बंद करो बबीता। अरे इस बेचारी को आए हुए ठीक से 6 महीने भी नहीं हुए और तुम सबने मिलकर इसे इस तरीके से सुनाना शुरू कर दिया जैसे पता नहीं कौन सा गुनाह किया हो इसने। अरे तुम सब लोग गुस्सा इसके ऊपर निकालते थे, पर तुम में से किसी ने भी इसे समझने की कोशिश नहीं की कि हमें वक्त के साथ बदलना होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा जी। आज से पहले किसी ने मुझे इतने प्यार से समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज मुझे आपका समझाया हुआ समझ आ चुका है कि घूंघट करने में कोई बुराई नहीं, पर समय के साथ साथ चीजों में बदलाव भी जरूरी होता है। ये सुनकर प्रताप बहुत खुश होता है और बाकी सभी को भी समझ आता है कि काजल पर गुस्सा करने के बजाय उसे प्यार से समझाने की कोशिश की होती तो शायद बात इतने आगे ना बढ़ती। अब काजल भी संस्कारों में ही रहकर खुद को वक्त के साथ साथ बदलने लगती है। पूनम सुबह देर तक अपने कमरे में सो रही थी। तभी वहाँ पूनम की माँ सुजाता आती है और पूनम को उठाने लगती है। अरे ओ महारानी, क्या हो गया? नींद पूरी नहीं हुई अब तक, या फिर आज उठने का मन ही नहीं है? क्या माँ, कल रात को मैं देर से सोई थी, इसलिए मेरी आँख नहीं खुली। अच्छा, और देर रात में क्यों सोई थी? ये भी तो बताना कि फोन चला रही थी। हाँ, वो मैं रील्स देखने लग गई थी, पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया, और जब टाइम पर नजर गई तो मैं फोन रखकर तुरंत सो गई। ऐसी बात नहीं है कि मैं सोती ही रह गई। पूनम तू सुधर जा, बहुत हो गया तेरा। अरे अब तू बड़ी हो गई है, कुछ तो समझदार बन। माँ मैं बहुत समझदार हूँ। मेरे दोस्तों में कभी भी किसी को भी कोई परेशानी होती है तो वो मेरे पास ही आते हैं, और आप बोल रही हैं कि मैं समझदार नहीं हूँ। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तू कितनी समझदार है। अब ज्यादा दिमाग मत खा और जल्दी से उठ। मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, आजा खा ले। ठीक है माँ, अभी आती हूँ थोड़ी देर में। ब्रश कर लूँ पहले। पूनम अपनी माँ की एक लौती बेटी थी, इसीलिए पूनम बहुत ज्यादा लाडली थी। ऐसे ही एक दिन पूनम और सुजाता दोनों
तैयार हो रहे होते हैं, तभी सुजाता पूनम से कहती है, तुझे सब कुछ अचानक से ही बोलना होता है क्या? अरे तुझे पहले नहीं बताया गया कि आज तेरी दोस्त की शादी है? बताया होता तो कम से कम उसे देने के लिए कुछ अच्छा ही ले लेते हम। माँ, मैंने शादी का कार्ड देखा ही नहीं था। मुझे लगा कि अभी शादी में टाइम है, तभी तो मैं अभी आराम से बैठी थी ना। अब मुझे क्या पता था कि उसकी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। तभी कहती हूँ बेटा कि कोई भी काम इतनी जल्दबाजी में नहीं किया करते। देख, तेरी वजह से अब मुझे भी कितनी जल्दी तैयार होना पड़ रहा है। कभी तो अपनी माँ की भी सुन लिया कर। माँ, अब मेरी क्या गलती है इसमें, और मैंने क्या जल्दबाजी कर दी? आप तो कुछ भी बोल रही हो। अभी आधे घंटे पहले ही तो मुझे पता चला कि मेरी सहेली की आज ही शादी है। तो जब पता ही आधे घंटे पहले लगा है, तो अब जल्दी तैयार नहीं होंगी तो क्या करेंगे हम? जल्दी यही है कि तू अगर पहले ही शादी का कार्ड देख लेती तो क्या बिगड़ जाता। खैर छोड़, अब इन बातों में कुछ नहीं रखा है। जल्दी से तैयार हो जा, फिर चलते हैं हम दोनों। सुजाता और पूनम दोनों तैयार होकर जल्दी से शादी के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों पूनम की सहेली रिया के घर पहुंचते हैं, जहां शादी जैसा अभी कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर सुजाता पूनम दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी पूनम की सहेली भी वहां आती है और दोनों को इतना तैयार देखकर कहती है, अरे पूनम आंटी जी, आप दोनों यहाँ अचानक से कैसे? और आप दोनों इतना तैयार क्यों हुए हो? कहीं बाहर शादी में जा रहे हो क्या आप दोनों? बेटा, हम तो यहाँ तेरी ही शादी के लिए आए थे। पूनम ने कहा था मुझसे कि तेरी शादी हो रही है। उसने शादी का कार्ड देखा नहीं ना, तो अभी पता चला कि शादी आ जाए, इसलिए हम जल्दी में आ गए। क्या मेरी शादी में? क्या हुआ? तू इतना जोर जोर से क्यों हंस रही है? हमें बता तो सही, यहाँ कोई फंक्शन क्यों नहीं हो रहा? आज ही है ना तेरी शादी? अभी तूने मुझे फोन पर बताया था ना। नहीं यार, मेरी आज शादी नहीं है, और मैंने तुझे फोन पर याद दिलाने के लिए बोला था। 1 महीने बाद आज के दिन ही मेरी शादी है। यार तू भी ना पूरी बात तो सुनती ही नहीं है। पूनम तू सुधर जा, हमेशा ही काम बिगाड़ती है। चल अब घर यहाँ से। यहाँ आकर हमारी बेइज्जती तो करवा ही दी है। एक तो इतनी जल्दी में हमें यहाँ आना पड़ा। पूनम अपनी जल्दबाजी के चक्कर में कई सारे काम बिगाड़ देती थी और फिर बाद में ऐसे ही उसे डांट खानी पड़ती थी, लेकिन वो फिर भी सुधरती नहीं है। पूनम अब जल्दबाजी करती और काम बिगाड़ती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुजाता पूनम को कुछ पैसे देती है और बोलती है, पूनम ये ले पैसे, और पड़ोस वाली रमा आंटी को दिया। मैंने उनसे लिए थे ना पैसे। आपने उनसे क्यों पैसे लिए? वो तो खुद ही आपसे पैसे मांगती रहती है। अब क्या इतनी अमीर हो गई है कि उन्होंने आपको पैसे दिए? तू दिमाग मत चला, वो तेरे पास है नहीं, क्योंकि तू बस जो मैंने कहा है ना वो कर। ठीक है माँ, मैं दी आऊंगी पैसे। अच्छा, थोड़ी देर में जाऊंगी मैं। नहीं अभी जा, वरना थोड़ी देर में तू भूल जाएगी ना कि मैंने कोई काम भी दिया था तुझे। अपनी माँ की बात सुनकर पूनम तुरंत पड़ोसन रमा के घर जाती है, जहाँ रमा की बेटी सोम्या होती है। पूनम सोम्या से कहती है, रमा आंटी कहाँ है? माँ तो बाहर गई हैं, कुछ सामान लेने। क्या हुआ, माँ से कोई काम था क्या तुम्हें? हाँ, वो माँ ने कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि रमा आंटी को दे देना। मैं बस इसलिए आई थी। अच्छा तो कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं दे दूंगी माँ को जब माँ आएंगी। ठीक है, लेकिन याद से दे देना। और हाँ, ये भी बोलना कि पूनम देने आई थी। पूनम सोम्या को पैसे देकर वहाँ से चली जाती। कुछ देर बाद सुजाता के घर रमा आती है और गुस्से में रमा से कहती है, सुजाता, तू मेरी बेटी को क्यों पैसे देकर गई? मैंने तुझे पहले ही बताया था ना कि मेरी बेटी को पैसे मत दिया कर, उसकी वैसे ही तबीयत खराब रहती है। और तू पैसे देकर गई तो उसने तुरंत बाहर का खाना मंगवा लिया और अब उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। लेकिन मैंने तो पूनम को दिए थे पैसे, और ये भी कहा था कि पैसे रमा को ही दे के आना। सुजाता तुरंत पूनम को वहाँ बुलाती है और पूनम के आने पर बोलती है, पूनम, मैंने तुझे पैसे रमा आंटी को देने को कहा था ना, तो तूने दिए क्यों नहीं रमा आंटी को पैसे? नहीं, मैंने तो उनकी बेटी सोम्या को दिए थे। रमा आंटी तो घर पर ही नहीं थी। मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं है। तेरी बेटी ने आज तक कोई काम बिना बिगाड़े किया है क्या, जो अब कर देगी? अरे सब कुछ पता होने के बाद भी पूनम हमेशा ही गलती करती रहती है। बाहर वालों से भी पूनम को बहुत डांट पड़ती है और पूनम अब कोशिश भी करती है कि उससे कोई भी गड़बड़ ना हो, लेकिन पूनम तो अब पूनम ही थी और वो बिना गलती के कहाँ रह पाती। वो हमेशा गलती करती थी। कुछ दिनों के बाद पूनम के घर कल्पना नाम की औरत अपने बेटे अर्जुन के साथ आती है। घर में सुजाता नहीं थी
इसीलिए पूनम उनसे कहती है, जी आप दोनों कौन और यहाँ क्यों आए हैं? वो हमें यहाँ तुम्हारी माँ ने बुलाया था, जरा अपनी माँ को बुला लो। माँ तो घर पर नहीं है, लेकिन आपने बताया ही नहीं कि आप हो कौन। मैंने तो पहले आपको कभी माँ के साथ देखा ही नहीं। आप माँ को कैसे जानती हो? क्या लगती हो मेरी माँ की? बेटा, घर पर मेहमान आए हैं, तू तो गेट पर ही खड़े करके सवाल जवाब किए जा रही है। चाय पानी नहीं पूछते हो क्या तुम लोग मेहमानों को, या फिर ये रिवाज ही नहीं है तुम लोगों के घर का? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं बस पूछ रही थी। मैं तेरी माँ की दूर की बहन हूँ, मिलना जुलना तो वैसे भी कम ही होता है, इसीलिए तुझे मेरे बारे में खास नहीं पता है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आई हूँ ना, मैं तुझे बताती हूँ सब। पूनम उन लोगों को अंदर लेकर जाती है और चाय पानी देती है। कल्पना पूनम को भी जबरदस्ती चाय पिला देती है। काफी देर बाद जब सुजाता आती है तो देखती है कि घर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा था, काफी कुछ गायब था। पूनम वहीं बेहोश होती है। सुजाता पूनम को उठाती है और उसके मुंह पर पानी डालती है। जब पूनम को होश आता है तो सुजाता कहती है, पूनम क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? तू बेहोश कैसे हो गई? और घर का सामान यहाँ वहाँ बिखरा है, आधा सामान गायब है। यहाँ कौन आया था? वहाँ एक औरत आई थी लड़के के साथ, कह रही थी आपकी कोई दूर की बहन है। मैंने उन्हें अंदर आने को दिया और चाय पिलाई, लेकिन उन्होंने चाय नहीं पी और मुझे ही जबरदस्ती चाय पिला दी। इसके बाद मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ भी याद नहीं है। हे भगवान, दिन दहाड़े चोरी हो गई हमारे घर में और तुझे पता भी नहीं चला। तेरी शादी करनी थी, इतना खर्चा था, वो सब कैसे होगा? हमारा तो काम ही बिगड़ गया ना पूरा। पूनम की बेवकूफी से सुजाता को इतना भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। रेणुका अपने कमरे में एसी चलाकर सो रही होती है, तभी उसकी बहू आरती वहाँ आती है। उठिए माँ जी, अजय जी आपको नीचे बुला रहे हैं। हाँ बहू तू चल, मैं आती हूँ। माँ जी, आपने अपने कमरे को पूरा शिमला क्यों बना रखा है? बाहर इतनी ठंडी हो रही है, लोग खिड़की खोलने को तैयार नहीं है, कहीं ठंडी हवा कमरे में ना आ जाए। और एक आप हैं कि एसी चलाकर सो रही हो। मैं क्या करूँ बहू, मुझे बिना एसी चलाए नींद ही नहीं आती है। माँ जी, लोग ठंड में कमरा गर्म रखने के लिए हीटर जलाकर सोते हैं और आप हो कि एसी चला रही हो। बहू, लोगों को गर्म कमरा चाहिए होता है, इसीलिए वो हीटर चलाते हैं, लेकिन मुझे तो ठंडा कमरा चाहिए ना, इसीलिए मैंने एसी चला ली। माँ जी, अगर ऐसी बात है ना तो आज से मैं आपके कमरे के सारे कंबल उठाकर अलमारी में रख दूंगी। लेकिन क्यों बहू, तुझे मेरे कंबलों से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है माँ जी कि आपके कमरे की सफाई करने में मुझे पूरा दिन लग जाता है। जब सामान कम होगा तो कमरा सेट करने में टाइम भी नहीं लगेगा। जा तू जा यहाँ से, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रही है। हाँ हाँ जा रही हूँ माँ जी, आप कौन सा मेरी सुनने वाली हो, करना तो आपको अपनी मर्जी का ही है। आरती इतना कहकर कमरे से चली जाती है और रसोई के कामों में लग जाती है। तभी अजय उसके पास आता है। तुमने माँ को जगाया या नहीं? मुझे देर हो रही है, माँ से बात करने के बाद मुझे ऑफिस जाना है। जी हाँ जगा दिया, जब तक आप नाश्ता करोगे ना आ जाएंगी वो भी। ठीक है, तो मेरे लिए नाश्ता लेकर बाहर आ जाओ। जी बस अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए आप अपना नाश्ता। थैंक यू। अब दोबारा जाओ, माँ को देख के आओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आती ही होंगी। आपको हर चीज में जल्दी रहती है। आपसे एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं करोगे ना? नहीं करूँगा, बोलो क्या पूछना है? आप माँ जी को ठंड में एसी चलाकर सोने से मना क्यों नहीं करते हो? चुपचाप बैठकर देखते रहते हो बस। तुम्हें अभी माँ का पता नहीं है, अगर मैंने उन्हें किसी भी चीज के लिए रोक दिया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगी, बोलेंगी अब तुझसे मेरा आराम और खुशी नहीं देखी जा रही। तो उनसे कुछ बोलकर कौन घर की शांति भंग करेगा? हे भगवान, आज तक मैंने अपने पति जैसा कोई लड़का नहीं देखा जो अपनी माँ से इतना डरता है कि उनकी भलाई की चीजें भी उन्हें नहीं बोल सकता है। क्या हुआ, तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, आप खाइए। आरती और अजय आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ रेणुका आ जाती है। हाँ बेटा बोल, क्यों बुला रहा था मुझे? माँ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता था कि सुमन के ससुराल में क्या क्या भिजवाना है, वरना बाद में एक एक करके और सामान बताओगी। बेटा बता ना क्या है, तू कहे तो मैं तेरे साथ चल लेती हूँ, उसी बहाने थोड़ा चल भी लूंगी और शॉपिंग भी हो जाएगी।
माँ अगर मेरे साथ शॉपिंग गई तो जो 1 घंटे का काम है उसमें वो पूरा दिन लगा देंगी। बता चलूं तेरे साथ या नहीं? क्या सोचने लगा तू? कुछ नहीं माँ, बस यहीं बाहर बहुत ठंड हो रही है, बेवजह आप परेशान होंगी। अजय जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मेरी सास ठंड में एसी चलाकर सोने वाली सास है, उन्हें कहाँ ठंड लगती है। क्यों माँ जी, सही बोला ना मैंने? बहू आजकल तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है, अपनी जुबान पर लगाम दे। मेरा बेटा सही कह रहा है, मैं बेवजह क्यों ठंड में जाऊं? अब मेरा बेटा अकेले सब कुछ कर सकता है। जाकर कॉपी पेन लेकर आ, मुझे अजय को सामान की लिस्ट बनाकर देनी है। आरती अपने कमरे में जाती है और कॉपी पेन लेकर हॉल में आती है, जिसके बाद रेनू का लिस्ट बनाकर अपने बेटे को दे देती है। थोड़ी देर बाद अजय ऑफिस चला जाता है और शाम को आते समय सारा सामान लेकर आता है और आरती को देते हुए बोलता है, माँ कहाँ है? माँ जी अपने कमरे में आराम से बैठी हैं और ननद जी से बातें कर रही हैं। ठीक नहीं, एक काम करते हैं, हम भी वहाँ चलते हैं और सारा सामान चेक करते हैं। हाँ चलिए ना, वैसे भी मेरा सारा काम हो गया है। ओके चलो चलो, माँ खुश हो जाएंगी। मैं कितनी जल्दी सारा सामान लेकर आ गया, वहीं अगर माँ को लेकर जाता तो रात के 10 बज जाते। अब बस भी करिए, माँ जी के सामने तो आपकी आवाज नहीं निकलती है और पीठ पीछे कितनी बुराई करते हो आप। तुम मुझे ताना मार रही हो? अब कुछ नहीं बोलूंगा तुमसे। अरे आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। चलिए माँ जी के पास। आरती और अजय सारा सामान लेकर रेणुका के कमरे में जाते हैं। उसके दरवाजे का गेट खोलते ही दोनों ठंड से कांपने लगते हैं और एसी बंद कर देते हैं। तभी रेणुका फोन रखकर बोलती है, तुम लोगों ने एसी क्यों बंद की? कितना मजा आ रहा था, पूरा कमरा मस्त ठंडा था। माँ जी देखिए, हम आपके कोई दुश्मन नहीं है। इतनी ठंड में एसी चलाकर सोओगी तो आपकी तबीयत तो खराब हो ही जाएगी ना। मुझे कुछ नहीं होगा। माँ जी वो तो आपकी खांसी से ही पता चल रहा है कि आपको कुछ होगा या नहीं। तुम लोग मुझे ये समझाने आए हो यहाँ पर? नहीं माँ, हम तो आपको ये सामान दिखाने आए थे। आपने जो जो मंगवाया था वो सब लेकर आया हूँ। तू तो मेरा अच्छा बेटा है, बस कल अपनी बहन को लेने के लिए स्टेशन पर चले जाइयो। क्यों माँ, आप नहीं चलेंगी? नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, बाहर बहुत ठंड है। माँ, कमरे में ही चलाकर बैठने में आपको ठंड नहीं लग रही है और बाहर जाने को कहो तो उसमें ठंड लग रही है। मुझे तो आपका कुछ समझ ही नहीं आता। क्या बोला बेटा तूने मुझे? कुछ नहीं माँ, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मैं चला जाऊंगा। थोड़ी देर बाद अजय और आरती रेणुका के कमरे से बाहर आ जाते हैं और अजय आरती से बोलता है, जल्दी से एक तेज अदरक वाली चाय बना दो। माँ ने तो कुल्फी जमा दी हमारी। आज नहीं समझेंगी, लेकिन कभी ना कभी तो समझेंगी कि वो सही नहीं कर रही हैं। पता नहीं कब समझेंगी, जब बीमार पड़ जाएंगी तब या जब ठंड से अकड़ आ जाएगी तब। आप रूम में चलिए, मैं आती हूँ चाय लेकर। आरती रसोई में जाती है और 2 कप कड़क अदरक वाली चाय बनाकर रूम में लेकर आती है, जिसको पीकर दोनों को थोड़ी ठंड सी राहत मिलती है। अगले दिन अजय सुबह जल्दी उठकर अपनी बहन को लेने के लिए स्टेशन पहुंच जाता है, जहां उसकी बहन सुमन अपने छोटे से बच्चे के साथ उससे मिलती है। क्या हुआ भैया, माँ नहीं आई? ठंड हो रही है इसलिए वो घर पे सो रही हैं। अगर वो आती खामखा उनको ठंड लग जाती। आखिर में तुम्हें घर ही जाना है, वहाँ तुम्हें सब पता चल ही जाएगा। सही कहा भैया आपने। अरे आइए ननद जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। और बताओ कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ भाभी, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब बताइए आप जल्दी से क्या खाएंगी? मैं सब कुछ आपकी पसंद का ही बनाऊंगी। भाभी आपके हाथों की तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं। आप जो भी बनाओगी मैं सब खा लूंगी। सुमन अपने घर पहुंचकर बहुत खुश थी। वो एक एक करके अपने सभी घर वालों से मिलती है। सभी उसके बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। छोटे बच्चे के घर में आने से बहुत रौनक हो जाती है। एक दिन सुमन अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के कमरे में लेटी होती है। तभी रेणुका वहाँ आती है और एसी चालू कर देती है और अपने ऊपर बहुत सारे कंबल डालकर आराम से सो जाती है। कमरा ज्यादा ठंडा होने पर सुमन की आँख खुल जाती है। माँ आप ठीक तो हैं? बाहर इतना ठंडा मौसम है और आप हैं कि एसी चलाकर सो रही हैं। मुन्ना को ठंड लग जाएगी और उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। अरे बेटा नहीं होगा, देख मैंने ऊपर से कितने सारे कंबल डाले हैं। मुन्ना को भी कंबल के अंदर ले लूंगी। माँ मुन्ने की आदत नहीं है, वो रात में कंबल फेंक देता है। और अगर आपको एसी चलानी है तो मैं मुन्ने को लेकर यहाँ से जा रही हूँ।
नहीं नहीं, तुम दोनों मेरे साथ ही लेटो, मैं एसी बंद कर दूंगी। रेणुका सुमन को दिखाने के लिए एसी बंद कर देती है, लेकिन उसके सोते ही वो एसी ऑन कर देती है और मुन्ने को कंबल से ढक देती है। लेकिन देर रात कंबल हट जाता है और मुन्ना पूरी रात ठंड में पड़ा रहता है, जिससे सुबह उसकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। जिस पर सुमन बोलती है, माँ अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने कहा था आपसे कि आप एसी मत चलाना, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। ऐसा भी क्या एसी का शौक कि उसकी आदत के चलते किसी की जान पे बनाए। मुन्ने का हाल तो बुरा हुआ ही है ना नन्ना जी, इनकी खांसी भी कभी बंद नहीं होती है। माँ जी एसी चलाकर सोना कभी छोड़ती ही नहीं है। अपनी एक गलत आदत के चलते सबको परेशान देखकर, साथ ही मुन्ने की बिगड़ी हालत को देखकर रेणुका को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और उस दिन के बाद से रेणुका एसी में सोना छोड़ देती है।